आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। 23 अगस्त को उनका वहां जाने का प्रोग्राम। 23 अगस्त को वो यहां से पहले पोलैंड जाएंगे, पोलैंड से फिर वो ट्रेन से चल के 8 घंटे 10 घंटे 10 घंटे कह रहे हैं लोग कि 10 घंटे ट्रेन में चल के जाएंगे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने। जो व्यक्ति या जो प्रधानमंत्री अपने देश में कभी हिंदुस्तान में ट्रेन से सफर नहीं करता, खाली फोटो खिंचाने के लिए ट्रेन में जाते हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से जो यूक्रेन युद्ध में डूबा हुआ है उससे वो मिलने जाएंगे, और वो भी 10 घंटे ट्रेन में चल के। कमाल है। यूक्रेन के दौरे का आ, की डेट लोकसभा के चुनाव के बाद तय की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन युद्धग्रस्त एरिया है, वहां युद्धग्रस्त एरिया में ट्रेन से जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर किसका दबाव है। जो नरेंद्र मोदी कभी मणिपुर नहीं जा पाए, कभी जो है वो लॉकडाउन पीरियड में हिंदुस्तान की जनता के बीच में नहीं जा पाए। इलेक्शन की मीटिंग में गए लेकिन ट्रेन से कभी नहीं गए। वो हिंदुस्तान में जब से वो प्रधानमंत्री बने उनको ट्रेन में किसी ने नहीं देखा। वो जब मुख्यमंत्री बने तो उनको ट्रेन में किसी ने नहीं देखा चलते हुए। लेकिन वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से युद्धग्रस्त क्षेत्र में पोलैंड से ट्रेन से चलते जाएंगे, वो भी 10 घंटे। कुछ तो है, कुछ तो है जिसको कि नरेंद्र मोदी इस यात्रा के बहाने छिपा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो हथियार लॉबी तैयार की गई है, हिंदुस्तान में जो शस्त्र उद्योग लॉबी तैयार की गई है, उस शस्त्र उद्योग लॉबी का कितना दबाव है। उस शस्त्र उद्योग लॉबी ने कितना पैसा दिया था लोकसभा के चुनाव में, हम जानना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी ने फ्री फंड में नहीं लड़ा था। नरेंद्र मोदी के दो क्षेत्र बड़े फाइनेंसर थे। एक तो वह जो कि लोग आप लोग जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से नरेंद्र मोदी ने चंदा उगाया, वो तो बहुत ही नॉमिनल चंदा है। वो 7-8 हजार करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। नरेंद्र मोदी की दो हिंदुस्तान की लॉबियां सबसे पावरफुल लॉबियां हैं, जिनसे कि उन्हें आर्थिक मदद मिलती है, जिनसे वो चंदा लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं। बीजेपी लेती है। बीजेपी ने कभी अपना हिसाब नहीं खोला। हम आज आपके सामने मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मामले पर ट्रांसपेरेंसी से, और बीजेपी ट्रांसपेरेंसी से पेश आए, पारदर्शिता दिखाए कि हिंदुस्तान के शस्त्र उद्योग से उसने कितना पैसा लिया। हिंदुस्तान के शस्त्र उद्योग के लिए उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके क्या मदद की है, ये सब लोग जानते हैं। और राफेल की परचेज में उन्होंने क्या किया और दूसरी चीजों के मामले में क्या किया, बहुत सारी चीजें जानते हैं। कभी मौका लगेगा तो इस पर बात करेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो ये कि हिंदुस्तान की हथियार इंडस्ट्री, जो कि नवोदित इंडस्ट्री है, उस नवोदित इंडस्ट्री के हितों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी ये विजिट कर रहे हैं। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सहज ही कहीं जाने वाले नहीं जब तक कुछ मिले नहीं। वो जाने वाले नहीं है। वो खाली राजी खुशी की खबर लेने नहीं जा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति से। वो पहले पिछले साल मिल चुके हैं, इसका कि मैंने फोटो लगाया है। तो बुनियादी सवाल है कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता को और हिंदुस्तान के विपक्ष को विश्वास में लेके बताना चाहिए कि वो यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि वो यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। वो कहे कौन क्या कि वो युद्ध रोकने के लिए जा रहे हैं।
युद्ध रोकने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास में युद्ध रोकने के लिए क्या शांति प्रस्ताव है? अगर शांति प्रस्ताव है तो वे कौन से शांति प्रस्ताव है, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। विदेश नीति के मामले पर तो आप एकदम फेल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। मैं खाली जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भारत के श्रोताओं की और भारत के जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जो मेमोरी बड़ी कमजोर होती है, मैं जिक्र कर रहा हूं। वो ये कि जब यूएन में पहली बार रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद में जो निंदा प्रस्ताव रखा गया था, जो कि गलत था, वो प्रस्ताव रखना नहीं चाहिए था, लेकिन गलत था, लेकिन वो प्रस्ताव रखा गया। उस निंदा प्रस्ताव पर, यानी यूक्रेन पर रूस के हमले वाले निंदा प्रस्ताव पर, जिसमें कि रूस की निंदा की गई थी, उस प्रस्ताव का नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की निंदा की थी, बिना इतिहास को और तथ्यों को और सच्चाई को जाने, या जानते होंगे तो जानबूझ के अमेरिकी दबाव में आके। और यह भारत की विदेश नीति से एक सीधे विचलन था। नरेंद्र मोदी ने या भारत के विदेश मंत्रालय ने कभी सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशंस में, कहीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मीटिंगों में, कहीं पर भी नाटो की संधारक भूमिका और नाटो की हस्तक्षेपकारी भूमिका की कभी आलोचना और निंदा नहीं की। एक बयान तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। वही नरेंद्र मोदी जब युद्ध शुरू हुआ 2022 में, फरवरी 2022 में, तो वही नरेंद्र मोदी उछल के गए और जाके उन्होंने रूस की निंदा वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। और ये एक तरह से नरेंद्र मोदी का भारत की घोषित विदेश नीति, जिसमें कि सोवियत संघ एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, रूस एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उसका उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे उल्लंघन किया, या हम ये कहें कि बदल दी। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में शांति है कि नरेंद्र मोदी विजिट करने जा रहे हैं? यूक्रेन में शांति नहीं है। यूक्रेन में आप सीधे अपने जहाज से नहीं जा सकते। स्थिति कितनी खराब है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। मेरी तो कहनावत यह है कि नरेंद्र मोदी को अपनी यूक्रेन यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। उनको यूक्रेन नहीं जाना चाहिए। यह भारत की जनता के साथ में और भारत और सोवियत संघ की जनता के साथ में बहुत ही गंभीर किस्म का विचलन होगा। विचलन शब्द का मैं वो हल्के ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं। इससे तीखी आलोचना की जानी चाहिए नरेंद्र मोदी की। यह मेरा अनुमान है। नरेंद्र मोदी इसलिए यूक्रेन जा रहे हैं कि उन्हें हथियार उद्योग के लिए सौदे तय करने हैं। एक रेफरेंस अवेलेबल है इंटरनेट पर। फरवरी 2024 में जर्मन की एक मैगजीन ने, जिसका नाम डेर स्पिजेल ने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की और उसने इस बात को उद्घाटित किया कि भारत और यूक्रेन के बीच में हथियारों की बिक्री के लिए गुप्त वार्ताएं चल रही हैं। यह चीज प्रकाशित हुई फरवरी 2024 में। नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं 23 अगस्त 2024 को। नरेंद्र मोदी जा नहीं सकते थे, इलेक्शन की तैयारी थी, इलेक्शन था, नहीं तो नरेंद्र मोदी उसी समय चले जाते।
लेकिन हथियार लॉबी का प्रभाव है और असर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी हथियार लॉबी के, भारत की हथियार लॉबी और अमेरिका की हथियार लॉबी, इन दोनों के एक तरह से एजेंट की तरह, वो जैसे कह रही है उनके इशारे पर वे काम कर रहे हैं। भारत शांति का देश, महात्मा बुद्ध का देश, नरेंद्र मोदी हथियार लॉबी के लिए एक्टिव। जनता को नरेंद्र मोदी को खुल के बताना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि वो यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, उनके पास में किस तरह के शांति प्रस्ताव है। अगर शांति प्रस्ताव नहीं है तो उन्हें यूक्रेन नहीं जाना चाहिए, और अगर है तो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि उनकी यूक्रेन यात्रा से भारत की विदेश नीति पूरी तरह से एकदम गंभीर संकट में फंस जाए। ये बहुत बड़ी जोखिम की यात्रा है उनकी। हिंदुस्तान के सेठों को, जिनके के वो पैसे पर नाच रहे हैं और जिनके लिए उन्होंने शस्त्र उद्योग के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए भारत की विदेश नीति का कोई महत्व नहीं है। भारत की और रूस की जनता, भारत और रूस के संबंधों का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए सिर्फ मुनाफे का महत्व है। जिस समय रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो, उस समय पहली चीज तो यह कि यूक्रेन को हथियार बेचने के बारे में हम गुप्त वार्ताएं कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस खबर का खंडन नहीं किया जो फरवरी 2024 में सामने आई थी। क्यों नहीं किया खंडन? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो हमें तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। और हमको ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी विदेश नीति मामलों के एक्सपर्ट हैं, वे सारे के सारे संदेह व्यक्त कर रहे हैं और तरह तरह के वो खतरे की बात कर रहे हैं। मैं उनके वक्तव्य कोट नहीं करना चाहता। जैसे मैंने कहा कि जर्मन मैगजीन ने, डे स्पीगल ने जब इस बात को प्रकाशित किया फरवरी 2024 में कि भारत यूक्रेन के साथ में हथियार सौदों के लिए गुप्त वार्ताएं कर रहा है, तो इसका भारत सरकार ने खंडन नहीं किया। उल्लेखनीय है कि इसी तरह की डील यूक्रेन ने पोलैंड के साथ की थी, और पोलैंड की जो हथियार कंपनी है लवीव, लवीव शस्त्र उद्योग के डायरेक्टर विक्टर एंड्रोसुक ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को 48,000 हथियार बेचे हैं, इनमें 11,000 हथियार भारत के बने हुए हैं। अब हमारी मित्रता का लेवल यह हो गया कि हम अपने दोस्त के खिलाफ हथियार बेचेंगे जो हमारे दोस्त के सैनिकों के खिलाफ काम में आएंगे। शर्म न खाइए। और ये जो खबर है, इस खबर का भी, ये पोलैंड की जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उसके डायरेक्टर का दिया गया बयान है, इसका भी भारत सरकार ने खंडन नहीं किया कि आखिर पोलैंड को जो हथियार बेचे गए थे, पोलैंड ने भी हथियार क्यों? क्योंकि हथियार जब आप देते हैं तो आपकी कुछ बुनियादी मान्यताएं होती हैं, नीतियां होती हैं, जिनके तहत आप हथियार देते हैं कि आप इन हथियारों को कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या भारत ने यह तय कर रखा है कि उनके हथियार कोई भी ले ले, कहीं भी बिकेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो दोस्त के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे वो युद्ध में इस्तेमाल हो, चाहे वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल हो? हमारे शस्त्र उद्योग की कोई नीति तो होगी। तो वो नीति क्या है? उस नीति को घोषित क्यों नहीं किया गया अभी तक? मैं सावधान कर रहा हूं, राम जी न करें नरेंद्र मोदी एकदम पतन के रसातल में जाए। अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति के अमेरिकी परस छंद को
अगर यूक्रेन में इस्तेमाल किया तो उसके बहुत गंभीर परिणाम भारत के सामने आ सकते हैं। और वो परिणाम क्या हो सकते हैं? रूस के साथ में संबंधों में परिवर्तन। रूस हमारे लिए सामरिक तौर पर ही नहीं, रणनीतिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है हमारा, और आज से नहीं वर्षों से। लेकिन अगर यूक्रेन के साथ में दोस्ती गांठेंगे और हथियारों की बिक्री के सौदे करेंगे, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन एक वचन दें हिंदुस्तान की जनता के लिए कि यूक्रेन को हथियार बिक्री नहीं किए जाएंगे। साफ कहे इस बात को कि वो हथियारों की बिक्री के लिए नहीं जा रहे, हथियारों के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए नहीं जा रहे। ये दो टूक बयान आना चाहिए। अन्यथा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध, रूस हमारे साथ बिजनेस करता है, उसके साथ में हमारे अधिकांश हथियार उद्योग, हथियार सेना के लिए जो है उसी से खरीदे गए। मसलन अभी तक की स्थिति में यह है कि भारत और चीन के बीच में जो टसल चल रही है, जो तनाव है, उसमें रूस का न्यूट्रल स्टैंड है, जबकि सब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे रूस जो है चीन के करीब जा रहा है। अगर यूक्रेन के साथ में नरेंद्र मोदी ने एक नई चाल चलने की कोशिश की तो इसका यह परिणाम यह निकलेगा कि फिर रूस खुलकर चीन का साथ देगा। अभी वो न्यूट्रल है। अगर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के साथ में नई चाल चलने की कोशिश की, हथियारों की बिक्री करने की कोशिश की, तो रूस खुलकर पाकिस्तान की मदद करेगा, इसकी संभावना है। ये तमाम क्षेत्र जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कूटनीतिक मदद मिलती थी, वे तमाम क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे और फिर भारत की एक जो संप्रभुता है वो सीरियसली खतरे में होगी। हम सामान्य पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का जो टैंक उद्योग है, टैंक, जितने भारत के टैंक है सेना के पास, उनमें से 97% टैंक सोवियत संघ, 100% युद्धास्त्रों से लैस जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं, वे सब सोवियत संघ से। 67% जो पनडुब्बी और उनसे जुड़ी हुई चीजें, युद्धपोत है, उनके जो 67% सामग्री है वो सब रूस से। और 68% जो हमारी क्रूज मिसाइल है, उनकी 68% सामग्री रूस से। और हमारे जो लड़ाकू बमवर्षक विमान है जो कि एकदम लक्ष्य पर जाके हमले करते हैं, वे 97% युद्धक विमान, वो सब रूस की मदद से, उनसे हमने खरीदे। और ये जो ब्रह्मोस जो छोड़ा गया वो रूस की मदद से ही छोड़ा गया, जो मिसाइल छोड़ी गई। तो ये जो इतना बड़ा जो तंत्र रूस ने हमारे लिए खड़ा किया, हमारी आंखों में कोई जिसे कहे कि मित्रता के लिए कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, बल्कि अगर यूक्रेन के साथ में भारत अपने संबंध विकसित करता है और खासतौर पर हथियार वाले संबंध, यह सच है कि रूस के यूक्रेन के साथ में हमारे व्यापारिक संबंध है और वो तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार है हमारा। लेकिन उसमें हथियार नहीं आते। अब डर यह है कि अब हथियार आएंगे। अब एक दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी के और नरेंद्र मोदी के चंगू मंगुओं की शिक्षा के लिए और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि वे लोग अब यूक्रेन युद्ध को लेकर, यूक्रेन को लेकर तरह तरह की झूठी कहानियां बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे यूक्रेन की सच्चाई आपके सामने आए इस बीच में। मसलन हाल ही के दिनों में अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है उसने तय किया कि
वहां एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू नाजी ऑर्गेनाइजेशन, अजोब अजोब रेजिमेंट के नाम से वो लोग, उनकी सेना भी है। ये जो अजोब नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस अजोब नाम के ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 10 साल से हथियारों की सप्लाई अमेरिकी शस्त्र उद्योग ने बंद की हुई थी। अचानक इस बार उस पर से पाबंदी हटा दी गई है। हमें संदेह है कि जब वो बंद की गई थी उसके बाद हथियार उनको नहीं बेचे गए होंगे गुप्त तरीके से। यह संभव नहीं, क्योंकि वहां लड़ाई चल रही है। और वो हथियारों की सप्लाई इसलिए बंद की गई क्योंकि अजोब रेजिमेंट को रूसी बहुल इलाकों में, जो यूक्रेन में जो रूसी बहुल इलाके, वहां पर फासिस्ट हमला करने के लिए, मानवाधिकारों के हनन के लिए दोषी पाया गया था। और ये जो अजोब वाले लोग हैं, ये अजोब वाले लोग एकदम टिपिकल हिटलर के सिंबल्स को अपने साथ रखते हैं। हिटलर जिस सिंबल का इस्तेमाल करता था वही सिंबल उनके यहां भी है। तो ये जो अमेरिका ने जो पाबंदी हटाई है, वो किस लिए पाबंदी हटाई है? शांति स्थापित करने के लिए नहीं, शस्त्र उद्योग खुलेआम अब उनको शस्त्र सप्लाई दे सके। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यूक्रेन से में नाटो की उपस्थिति को लेकर। मैं जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो मैं कई वीडियो कर चुका हूं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जो आरंभिक दौर के, उसमें बहुत सारी पॉलिमिक्स है जो आरंभिक दौर की यूक्रेन युद्ध को लेकर। यूक्रेन के अंदर जब ये पाबंदी लगाई गई तो यूक्रेन के अंदर ये जो अमेरिकी शस्त्र कंपनी है, इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हथियार बेचे। मतलब कोई नागरिक चाहे तो उनसे हथियार मांग सकता है, और इस बहाने उन्होंने ये न्यू नाजी संगठन अजोब रेजिमेंट को एकदम हथियार बंद किया। क्योंकि इन अजोब रेजिमेंट के सैनिकों के हाथ में अमेरिकी मेड इन यूएस वाले जो है हथियार उनके हाथ में दिखाई दिए, उनके फोटो दिखाई दिए, वो इंस्टाग्राम में और ये क्या नाम है, एक्स में, जैसे हम ट्विटर कहते हैं, उसमें ये तमाम पोस्ट में फोटो अवेलेबल है। तो अजोब के सैनिकों के पास में जब अमेरिकी हथियार है तो वो पाबंदी का जो सो 10 साल पहले लगाई गई थी उसका कोई मतलब नहीं था। एक और चीज वो ये कि ये जो यूक्रेन युद्ध है, सवाल यह कि ये यूक्रेन युद्ध क्या 7 सितंबर 2023 को शुरू हुआ, सॉरी फरवरी 2022 को शुरू हुआ? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 7 सितंबर 2023 को नाटो के जनरल सेक्रेटरी जिन्स जिन्स स्टोलेनबर्ग ने यूरोपीय संसद में कहा, कोट, यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में, यानी वो 23 में भाषण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2022 में, यानी पिछले साल आरंभ नहीं हुआ था, यह तो सन 2014 में ही आरंभ हो गया था। और इस खबर को सुर्खियों के साथ वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है। इसका अर्थ है कि युद्ध की शुरुआत रूस ने नहीं की थी। नरेंद्र मोदी का जो विदेश नीति के मामले पर जो विचलन है, जिस यूएन में जो उन्होंने रूस को कंडेम करते हुए जो प्रस्ताव आया था, जिसमें उन्होंने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, वो वोट देना गलत था। नाटो का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि युद्ध की शुरुआत तो 2014 में हुई, और 2014 में कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, इस पर मैंने कई वीडियो किए, वह अवेलेबल है, मैं इसमें लिंक दूंगा। मैं एक और मजेदार चीज है जो कि नाटो के महासचिव ने कही है, वो कह रहे हैं कि इस जो युद्ध चल रहा है ना, इसका पर्पज है युद्ध को रोकना। अच्छा, युद्ध से कहीं युद्ध रुकता है?
हजारों लोग मारे जा चुके हैं इसमें। ताजा स्थिति क्या है इसकी, कभी टाइम निकलेगा तो हम बात करेंगे। एक अन्य चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो नाटो के जनरल सेक्रेटरी ने कही है यूरोपीय पार्लियामेंट में, उसने कहा है कोर्ट, नाटो वहां पर इसलिए है, यानी यूक्रेन में नाटो वहां पर इसलिए है क्योंकि वह नाटो का क्षेत्र है। यानी नाटो का महासचिव कह रहा है कि यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह नाटो की टेरिटरी है, उसका एक एक इंच नाटो का है, अनकोट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नाटो के महासचिव ने यूरोपीय संसद में 7 सितंबर 2023 को कहा, नाटो वहां पर इसलिए है क्योंकि वह नाटो का क्षेत्र है, उसका एक एक इंच नाटो का है। सो रूस की बात तो पुष्ट हो गई इससे कि यूक्रेन में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल की गई थी वो नाटो की मदद से की गई थी, और नाटो जो है वो रूस यूक्रेन को अपने दायरे में लेना चाहता था। असल में जिस चीज को नरेंद्र मोदी जिसके हो सकता है आकर्षण में हो, ईश्वर करे उनके अंदर ये आकर्षण न हो, लेकिन जिस तरह से वो युद्ध के क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए ये आखिरी बात बतानी बहुत जरूरी है। यूक्रेन में जो अभी शासक हैं, जिनसे वो मिलने के लिए जा रहे राष्ट्रपति, ये वह व्यक्ति है जिसने कि नाटो से सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट ब्रेक करके नाटो में यूक्रेन को शामिल करने के लिए और शामिल होने के लिए उसने प्रस्ताव किया। यह वह व्यक्ति है जिसने कि इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल की, पीसफुल इलेक्शन हुआ था वहां। यह वह व्यक्ति है जो खुलेआम रूसियों के खिलाफ में नफरत से भरा हुआ व्यक्ति है। यूक्रेन में रहने वाले जो रशियन नागरिक थे, उन रशियंस को वहां बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित किया गया, मारा गया, जलाया गया, बेदखल किया गया, और यह काम कराया गया किससे? न्यू नाजी पार्टी से। वह न्यू नाजी पार्टी जिसका के नेता वहां की पार्लियामेंट का अध्यक्ष था। तो ये नाटो के सेक्रेटरी का कहना, जनरल सेक्रेटरी का ये कहना कि सही है कि नाटो ने युद्ध तो शुरू किया था 2014 में, वो फरवरी 2022 में युद्ध शुरू नहीं किया था उसने। और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो असल में क्या कर रहा है, वो न्यू नाजी जो प्रोजेक्ट है, फासिज्म का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को वो इंप्लीमेंट कर रहा है। हम जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी न्यू नाजी पार्टी के प्रोजेक्ट्स को लागू करने वाले नेता से क्यों मिलने जाना चाहते हैं? कोई तो बात है। अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्लियामेंट को नहीं तो कम से कम देश की संसद को राष्ट्रीय संबोधन करके बताएं कि वे यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है। अन्यथा संदेह के दायरे में नरेंद्र मोदी रहेंगे। और यह तो घोषित है कि उन्होंने विदेश नीति को पलीता लगा दिया है। अब विदेश नीति अमेरिका की पिछलग्गू नीति बन चुकी है। नरेंद्र मोदी अब खुलेआम हथियार उद्योग के लिए और उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। वो राष्ट्र के प्रमोशन के लिए काम नहीं कर रहे, वो शांति के लिए काम नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि यूक्रेन में जो सरकार है उस सरकार में नब्बी नाजी पूरी तरह से हावी है। नब्बी नाजी वे लोग हैं जिनको के बड़े पैमाने पर
हथियार बंद करने में, ट्रेनिंग देने में अमेरिका ने खुलेआम मदद की और पैसों की सप्लाई की। इस तरह के बर्बर हत्यारे नेता से मिलने का मतलब क्या है, आप ही सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।